सोचिए, रात का सन्नाटा, खाली सड़क और उस सड़क पर चलती एक ऑटो। लोग समझते थे कोई सवारी होगी, लेकिन उस ऑटो के अंदर कभी शराब होती थी, कभी लड़कियां और कभी लाशें। ये कहानी किसी आम सीरियल किलर की नहीं है। ये कहानी है उस आदमी की जो सिर्फ अपने लिए या अपने लोगों के लिए ही सेक्स वर्कर्स को नहीं मरवाता था, बल्कि ताकतवर लोग भी उसके दीवाने हो चुके थे। 1955 तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम गौरीशंकर। बिल्कुल आम सा बच्चा, न कोई हिंसा, न कोई आपराधिक माहौल। उसका बचपन पूरी तरह सामान्य था, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक मोड़ था। गौरीशंकर के सपने उसके हालात से कहीं बड़े थे। उसे फिल्मों का जुनून था। पर्दे की चमक और कैमरे की दुनिया उसे अपनी ओर खींचती थी। उसे लगता था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो मद्रास जाना ही होगा। और फिर एक दिन वो वेल्लोर जिले को पीछे छोड़ देता है, एक सपना लेकर मद्रास की ओर। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मद्रास पहुंचकर सपनों की नगरी ने उसे फिल्मों में जगह नहीं दी, पर किस्मत ने एक दूसरा रास्ता खोल दिया, पेंटिंग का हुनर। आखिरकार उसके काम आ ही गया। वो पेरियार नगर में पेंटिंग का काम करने लगा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आती दिखी। इसी दौरान उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था, एक आम आदमी की आम सी जिंदगी। लेकिन अपराध की कहानियों में सामान्य ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अंधेरा अक्सर चुपचाप आता है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा जिसने गौरीशंकर की पूरी जिंदगी उलट कर रख दी। उसकी पत्नी एक अचानक हुई दुर्घटना में मौत का शिकार हो गई। एक ही पल में घर उजड़ गया। उस दिन के बाद गौरीशंकर के अंदर कुछ टूट गया। जो टूटता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता। दर्द को दबाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। पहले बस कभी कभी, फिर हर दिन, और धीरे धीरे शराब उसकी आदत नहीं रही, वही उसकी जिंदगी बन गई। उसी दौर में 80 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया। कानून बन गया, पर सच्चाई वही रही, क्योंकि नशे की मांग कभी खत्म नहीं होती। बैन के बाद एक नया रास्ता निकला। ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकाली जाने लगी, और फिर चोरी छिपे शहरों तक नशा पहुंचाया जाने लगा। पुलिस सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी लेती थी, ट्रकों को रोका जाता, कारों को चेक किया जाता, लेकिन ऑटो रिक्शा, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। और यहीं किस्मत ने गौरीशंकर को एक मौका दिया। यही वो पल था जहां से उसने खैर कानूनी दुनिया में कदम रखा। उसने पेंटिंग छोड़ दी, ऑटो चलाना शुरू किया, और फिर ताड़ी की तस्करी में उतर गया। एक आम ड्राइवर के भेष में एक नया अपराधी जन्म ले चुका था। इस धंधे से पैसा आने लगा, और वो भी अच्छा खासा। पहली बार गौरीशंकर ने तंगी नहीं, ताकत महसूस की। उसने अपने भाई को साथ जोड़ा, कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने करीब लाया, और देखते ही देखते एक छोटा सा गैंग खड़ा हो गया। पैसे के साथ लालच भी बढ़ने लगा, क्योंकि अपराध में रुकना सबसे मुश्किल होता है। गौरीशंकर अब समझ चुका था, गैर कानूनी धंधा सिर्फ हिम्मत से नहीं चलता। इसके लिए चाहिए पुलिस से पहचान और नेताओं से ताल्लुक। धीरे धीरे उसकी पहुंच ऊपर तक बनने लगी, और यहीं से कहानी ने एक और अंधेरा मोड़ लिया। नशे का धंधा अब सिर्फ नशे तक सीमित नहीं रहा, वही धंधा जिस्म के सौदे में बदल चुका था। और इसी के साथ गौरीशंकर अपराध की दुनिया में और गहराई तक डूब चुका था। अब वो ऑटो सिर्फ शराब ढोने का जरिया नहीं रहा। उसी ऑटो में अब जवान लड़कियों की सप्लाई होने लगी। कुछ लड़कियां मजबूरी में आईं, कुछ डर के कारण, और कुछ को जबरदस्ती इस दलदल में धकेल दिया गया। शहर की सड़कों पर चलता हुआ वो ऑटो अब एक चलता फिरता जाल बन चुका था।
कई लड़कियां ऐसी थीं जो एक बार उस ऑटो में बैठीं और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कोई शिकायत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ खामोशी। और उसी खामोशी में अपराध और गहरा होता चला गया। इसी दौरान शंकर ने तीसरी शादी की। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन फिर एक दिन ललिता शंकर के ही दोस्त और उसके लिए दलाली करने वाले आदमी सुदलाई मुत्थू के साथ भाग गई। ये बात शंकर के लिए सिर्फ धोखा नहीं थी, ये उसके अहंकार पर सीधा वार था। और जब अहंकार आहत होता है तो अपराध जन्म लेता है। अक्टूबर 1987 एक रात शंकर ने ललिता को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया और उसी घर में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को उसी घर के अंदर छुपा दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ समय बाद उसी कमरे को एक बूढ़ी विधवा को किराए पर दे दिया गया, जिस कमरे में मौत दबी हुई थी। जब सुदलाई मुत्थू ललिता को ढूंढने लगा तो शंकर ने उसे झूठी कहानियों में उलझाए रखा। लेकिन 2 महीने बाद शंकर ने मुत्थू को भी अपने घर डिनर पर बुलाया और वो भी जिंदा वहां से नहीं निकला। इसके बाद मुत्थू को ढूंढते हुए उसका दोस्त रवि वहां पहुंचा, लेकिन रवि भी कभी वापस नहीं लौटा। और फिर शंकर ने एक और चाल चली। उसने रवि की पत्नी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था रवि मुंबई चला गया है, लेकिन सच्चाई जमीन के नीचे थी। रवि की लाश को मिट्टी में दबाकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया था। अब शंकर के लिए हत्या बच्चों के खेल जैसी हो चुकी थी। दया, पछतावा, डर, ये शब्द उसकी जिंदगी से गायब हो चुके थे। हर समस्या का उसके पास सिर्फ एक ही समाधान था, कत्ल। 29 मई 1988 3 लड़के उसके धंधे से जुड़ी लड़कियों के पास आए। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उल्टा शंकर के लोगों से हफ्ता वसूलने की कोशिश करने लगे। ये सीधी चुनौती थी और शंकर चुनौतियों का सिर्फ एक जवाब जानता था। उसने तीनों लड़कों को अपने घर बुलाया एक साथ और उसी रात तीनों को मार डाला गया। कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं। इसके बाद उनकी लाशों को भी सीमेंट में चुनवा दिया गया। जमीन के नीचे मौत और ऊपर खामोशी। अब यह साफ हो चुका था, शंकर अब अपराधी नहीं रहा, वो एक सीरियल किलर बन चुका था। उन तीनों में से एक का नाम था संपत और उसकी पत्नी विजया। विजया ने हार नहीं मानी। पति के गायब होने को उसने किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा। वो पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शंकर को पकड़ा भी, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर तक कनेक्शन थे और वही कनेक्शन उसे एक बार फिर बचा ले गए। शंकर छूट गया, लेकिन विजया नहीं रुकी। उसने सीधा राज्यपाल तक अपनी शिकायत पहुंचा दी। अब मामला सिर्फ पुलिस का नहीं रहा, मीडिया ने इसे उठाया। अखबारों की सुर्खियां बनी गुमशुदगियां और तब जाकर दबाव बना। मजबूरन पुलिस को यह केस दोबारा खोलना पड़ा। यहीं से शंकर की गिरफ्तारी नहीं, गिरावट शुरू हुई। इसके बाद पूरे गैंग को रिमांड पर लिया गया। एक एक करके परतें खुलने लगीं। शंकर का दाहिना हाथ सबसे पहले टूट गया। डर ने वफादारी को तोड़ दिया और वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस ने शंकर की संपत्तियों की तलाशी ली। घर, गोदाम और छुपी हुई जगहें। उसी दौरान एक चीज मिली, एक डायरी। साधारण नहीं, खतरनाक। उस डायरी में कई पुलिस अफसरों के नाम थे, उनकी तस्वीरें थीं और उनके साथ शंकर के रिश्तों के ठोस सबूत दर्ज थे। तब जाकर ये सच्चाई सबके सामने आई। शंकर अकेला नहीं था, वो इस सिस्टम का मास्टरमाइंड नहीं, सिर्फ एक मोहरा था और असली खेल अब शुरू होने वाला था। पूछताछ के दौरान शंकर ने जो बताया वो रूह कंपा देने वाला था। उसने कहा, जिन लड़कियों को वो अगवा करता था वे सिर्फ उसके धंधे के लिए नहीं होती थीं। उन्हें भेजा जाता था बड़े बड़े नेताओं के पास। नाम, पद, ताकतवर चेहरे। इस्तेमाल के बाद कई लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती और फिर उनकी लाशें समंदर में फेंक दी जाती थीं। बिना पहचान, बिना नाम,
शंकर के पास इन सब के सबूत भी थे, तस्वीरें, वीडियो, रिकॉर्डिंग्स। लेकिन जांच के दौरान ये सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। कैसे, किसने और क्यों? इन सवालों के जवाब कभी सामने नहीं आए, क्योंकि जब अपराध ताकतवर लोगों तक पहुंच जाए तो सच अक्सर खामोश कर दिया जाता है और पीड़ित हमेशा की तरह अनसुने रह जाते हैं। आखिरकार शंकर और उसके साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सजा से पहले शंकर एक बार जेल से भाग भी गया। कुछ समय के लिए उसने कानून को फिर चकमा दे दिया, लेकिन इस बार ज्यादा देर तक नहीं। उसे दोबारा पकड़ लिया गया और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। 27 अप्रैल 1995, मद्रास सेंट्रल जेल। सुबह का सन्नाटा और एक नाम, ऑटो शंकर। उसी जेल में उसे फांसी दे दी गई। एक आदमी मर गया, लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हुई? ऑटो शंकर मर गया, पर उसके पीछे छुपे हुए वो बड़े नाम कभी सामने नहीं आए। क्योंकि अक्सर अपराध की कहानियों में सजा मोहरों को मिलती है और असली खिलाड़ी हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं, खामोश, महफूज और बेनकाब होने से दूर।